हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तक इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखी। हमने क्या क्या देखा? हमने वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ देखे, देन हमने टिश्यू सिस्टम्स देखे। उसके बाद जब वो सब कुछ हो गया तो हमने एनाटॉमी डिस्कस करी। किस किस की एनाटॉमी डिस्कस करी थी हमने? मोनोकॉट डाइकॉट रूट, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम एंड सिमिलरली मोनोकॉट डाइकॉट लीफ। तो अब आज बारी है क्या पढ़ने की? सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब अभी तक आपने जो भी पढ़ा था इट वॉज अंडर प्राइमरी ग्रोथ। वो सब कुछ किसके अंदर आता था? प्राइमरी ग्रोथ के अंदर। तो सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे, अच्छा एक बात और सुन लो बहुत ध्यान से, ये लेक्चर वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपको जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो है जिसमें मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू डिस्कस करे हैं, जिसमें मैंने वो वीडियो आप पहले देख के आइएगा। नहीं तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है तो फिर आप कैसे समझेंगे चीज़ों को। इसके लिए आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वीडियो को बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए और फिर देन कम टू दिस वीडियो ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज हमें ये बताई गई, अगर प्लांट को लेंथ में बढ़ना है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज होना है, तो जो लेंथ में इंक्रीज होता है इट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम एंड एक और मेरिस्टेम हमने पढ़ा था। हमने तीन टाइप के मेरिस्टेम पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तभी मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन की थी कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो कौन सी ग्रोथ कराते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? प्राइमरी ग्रोथ का सिंपल मीनिंग है प्लांट की लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ एंड वो किसके कारण होती है? और वो होती है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखी जाती है? ओनली एंड ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी जाती, डाइकॉट्स प्लांट्स में देखी जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, और अब हम बात करें गर्थ का क्या मीनिंग है। तो गर्थ आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो विड्थ से। किसे रिलेट कर सकते हो? विड्थ से। प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ना इज प्राइमरी ग्रोथ, किसके कारण होती है? एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देन सेकेंडरी ग्रोथ इज प्लांट की गर्थ इंक्रीज होना। क्या इंक्रीज होना? प्लांट की गर्थ इंक्रीज होना, जो किसके कारण होती है? जो कि होती है हमारे सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है हमारे लेटरल मेरिस्टेम के कारण। किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। तो तीन टाइप के मेरिस्टेम थे, तीनों के अलग अलग आपको काम समझ में आ गए। एपिकल एंड इंटरकैलरी कराएंगे प्राइमरी ग्रोथ एंड लेटरल मेरिस्टेम कराते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है? डाइकॉट्स में होती है। मतलब क्या होता है? गर्थ का इंक्रीज होना। इतनी बात क्लियर हो गई। और अब आज की इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, है ना। तो मैंने वहाँ पे आपको एपिकल और इंटरकैलरी तो पढ़ा दिए थे, मैंने लेटरल वहाँ छोड़ दिया था, मैंने कहा था बाद में पढ़ते हैं। आज वो दिन आ चुका है जब हमें लेटरल मेरिस्टेम पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ कैम्बियम, फर्स्ट इज वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंड इज कॉर्क कैम्बियम। पहले देख लेते हैं वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और फिर डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द कॉर्क कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम, उसके नाम से आपको समझ में आ रहा है वेस्कुलर कैम्बियम, मतलब कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विद वेस्कुलर बंडल्स, कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विद वेस्कुलर वर्ड उसमें आ रहा है, मतलब इट इज रिलेटेड विद वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। सबको बताएं जाइलम। आप बोलोगे मैम बच्चों वाली बातें हमें नहीं बताओ, हमें बड़ों वाली बातें बताओ, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल एंड द कैम्बियम और द लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन देम इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। तो क्या हो गई? डेफिनेशन देख लो, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट कट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। तो इसका ये मतलब है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर जो किस किस के बीच में प्रेजेंट है। सपोज दिस इज पूरा जाइलम और ये दिस इज पूरा बाहर वाला जो है वो फ्लोएम। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, दिस इज
लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम में भी कौन सा होगा, वैस्कुलर की कॉर्क, तो ये होगा वैस्कुलर कैम्बियम बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, in young stem it is present in patches as a single layer between xylem and phloem. और अगर young stem की हम बात करें, अभी stem बहुत ज़्यादा mature नहीं है, छोटी है, तो अभी ये ऐसे continuous layer में नहीं होता है, it is in patches, टुकड़ों में होता है. जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, मेच्योर होगा, तो ये जो है ये कंप्लीट वो होता जाता है. नहीं तो यंग स्टेम में किस फॉर्म में होता है, इन यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. चलो, तो आपको समझ में आ गया वैस्कुलर कैम्बियम की लोकेशन क्या है. वैस्कुलर कैम्बियम होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लेटरल कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है. इजी स्टोरी अभी तक, बहुत इजी. अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो पहले आप उसे समझ लीजिए, फिर आगे आप उसके नोट्स बना लीजिएगा. हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं लेटरल कैम्बियम. लेटरल कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम आपने देखा इट इज ऑफ टू टाइप. पहला कौन सा होता है, पहला होता है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा आपने देखा, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो पहला होता है इंटरफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. तो ये डिवीजन आपको समझ में आया. पहला कौन सा हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम, दूसरा हो गया कॉर्क कैम्बियम. अब उसमें अगर हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो उसको डिवाइड कर दिया है इनटू इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. और इन दोनों के कारण एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है जिसकी फॉर्मेशन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम एक लेयर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैम्बियल रिंग. तो जो कंसेप्ट अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग. ये जो कैम्बियल रिंग है ये कैसे बनती है, तो समझने की कोशिश करिएगा. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. देखो, ये जो मैं पिज़्ज़ा स्लाइसेस जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा एक जाइंट पिज़्ज़ा है जिसको मैंने काफ़ी सारी स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया है. तो ये जाइंट पिज़्ज़ा नहीं है, ये एक क्रॉस सेक्शन है. एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं हम एक डाइकॉट स्टेम की, आप समझ लीजिए, है ना, डाइकॉट स्टेम की. तो अगर मैं डाइकॉट स्टेम की बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आता है डाइकॉट स्टेम में अंदर वाले साइड पे क्या रहेगा, दिस इज जाइलम. जो इनर साइड पे रहता है, टूवर्ड्स पिथ रहता है, दिस इज जाइलम. और यहाँ पे जो बाहर साइड होता है, दिस इज फ्लोएम. कौन सी कंडीशन, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. कैसा वैस्कुलर बंडल है ये, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, एक ही रेडियस पे. और अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होगी एक कैम्बियम. क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर होती है कैम्बियम टिश्यू की, कैम्बियल टिश्यू की. समझ में आ रही है आपको बात. तो दिस टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन सिंगल जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो है, अगर मैं इस वाले टिश्यू की बात कर रही हूँ, एक ही जाइलम और फ्लोएम के बीच में है ना, तो दिस टिश्यू इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. क्या बोलोगे आप उसको, इंट्राफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. इंट्रा मतलब विद इन, एक ही जाइलम फ्लोएम के अंदर है इंट्राफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. ओके, समझ में आ गई ना आपको बात. तो ये क्या होता है, तो ये क्या है, इंट्राफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. ये जो वर्ड लिखा हुआ है फेसिकुलर, इट इज रिलेटेड टू वैस्कुलर बंडल्स. किससे रिलेटेड होता है ये रिलेटेड होता है वैस्कुलर बंडल्स से. तो आपको समझ में आ गया. एक तो होता है इसमें कौन सा, इंट्राफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. अब इंटरफेसिकुलर का क्या मतलब होगा, इंटरफेसिकुलर का मतलब होगा एक जाइलम फ्लोएम और दूसरे जाइलम फ्लोएम के बीच में, मतलब दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा इंटरफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम. इंट्रा इज विद इन एंड इंटर इज अपोजिट, मतलब कि एक और दूसरे के बीच में जो प्रेजेंट है. समझ में आ रही है ना आपको ये वाली बात. तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, आपको पता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी रेस. क्या बोलते हैं हम उसे, मेड्यूलरी रेस. तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स के बीच में एक टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी, डबल एल है ये, मेड्यूलरी रेस.
तो मेड्यूलरी रेज क्या करते हैं? मेड्यूलरी रेज आर नथिंग बट द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है तो ये क्या करेंगे? पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और एक्चुअली में बोला जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो क्या होगा? दे डू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो दे डू डिवाइड एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो उनके बीच की स्पेसेस थी वहां भी वो कैम्बियम का डेवलपमेंट करा देते हैं। कौन? हमारे मेड्यूलरी रेज। तो नाउ दिस कैम्बियम present between one xylem phloem bundle and another xylem phloem, मतलब between one and second vascular bundle, between successive vascular bundle will be known as interfascicular cork cambium, and this whole is now known as cambial ring. इस पूरे को आप क्या बोलोगे? इस पूरे को जो जाइलम फ्लोएम के बीच में कंटिन्यूअस रिंग डेवलप हो गई है कैम्बियम की, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे कैम्बियल रिंग। और ये पूरी रिंग किसकी एक्टिविटी से डेवलप हुई है? ये किसकी एक्टिविटी से? ये हमारे वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से डेवलप हुई है। वैस्कुलर कैम्बियम दो टाइप का होता है, जो अंदर है इट इज, ये वाला कौन सा है? ये वाला इंट्राफेसिकुलर, और जो बाहर है इट इज इंटरफेसिकुलर। तो मेड्यूलरी रेज ने हमारा कौन सा कैम्बियम बनाया? इसने बनाया हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर। और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉन्जॉइंट कंडीशन में, कॉन्जॉइंट कैम्बियम वाली जो ओपन कंडीशन होती है उसमें, और इस तरीके से कैम्बियल रिंग फॉर्म हो जाती है। अब ये कैम्बियल टिश्यू है तो ये इस तरफ भी, अब आपको ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ये इस डायरेक्शन में भी डिवीजन करेगा और इस डायरेक्शन में भी डिवीजन करेगा। मतलब कोई एक टिश्यू है बीच में, ये ऊपर की तरफ भी डिवाइड करेगा और नीचे की तरफ भी डिवाइड करेगा। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए तो अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग इन डाइकॉट स्टेम, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो आपको पता है पहले से जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, और उनके बीच में प्रेजेंट होता है कैम्बियम, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई ये बात। Cells of medullary rays or adjoining intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि मेड्यूलरी रेज जो होती हैं वो काफी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से होती हैं, तो इसलिए वो डिवाइड करती हैं और क्या बना लेती हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो एक हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इसीलिए वहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, और वहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियल रिंग। क्या बोलते हैं जिसे हम? कैम्बियल रिंग। तो आपने सीख लिया फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग किस तरीके से होता है। अब जब आपने ये सीख लिया है कैम्बियल रिंग बनती है, तो अब कैम्बियल रिंग बनने के बाद करेगी क्या? तो देखते हैं। कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टूवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड। वही वाला एग्जांपल कि वो ऊपर की तरफ भी डिवाइड करेगी आउटर साइड, और अंदर के साइड इनर साइड भी वो डिवाइड करेगी। कौन? कैम्बियल रिंग। अब होगा क्या? द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड्स द पिथ। अब आप खुद सोचो, अंदर साइड जो था वो कौन था? जाइलम, और बाहर साइड कौन है? फ्लोएम, और यहाँ बीच में कैम्बियम है जो डिवाइड करने वाला है। तो जो सेल्स अंदर के साइड डेवलप होंगी वो क्या बनेंगी? जो सेल्स अंदर के साइड डेवलप होंगी वो बनेंगी सेकेंडरी जाइलम। क्या बनेंगी? सेकेंडरी जाइलम, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। जो नीचे की तरफ इससे सेल्स यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होंगी, दे विल बिकम सेकेंडरी जाइलम, और जो सेल्स यहाँ ऊपर के साइड डेवलप होना स्टार्ट होंगी इस कैम्बियम से, दे विल फॉर्म secondary phloem. They will form secondary phloem. The cells cuts off towards periphery mature into secondary phloem. तब आपको समझ में आ रहा है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। आप देखो ना, तभी तो गर्थ बढ़ेगी, अंदर से और बाहर दोनों साइड सेल्स ऐसे 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 डिवाइड हो जाएंगे, तभी तो प्लांट ऐसे करके चौड़ा होता जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो बाहर की साइड डिवाइड करेंगे दे विल फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम, और जो अंदर की साइड डिवाइड करेंगे दे विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम। दे विल फॉर्म सेकेंडरी जाइलम। गॉट इट? चलो, अब जब इतना समझ में आ गया है तो और कुछ आगे बातें देखते हैं। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, कैम्बियम जो होती है वो बाहर से ज्यादा अंदर की तरफ एक्टिव होती है। तो आप सोचो और मुझे बताओ, अगर कैम्बियम अंदर के साइड ज्यादा एक्टिव है तो कौन सी सेल्स ज्यादा फॉर्म होंगी? सेकेंडरी जाइलम की सेकेंडरी फ्लोएम? याद करो अभी क्या कंसेप्ट समझाया। नीचे जो डेवलप होते हैं दे आर सेकेंडरी जाइलम, और जो ऊपर बाहर के साइड डेवलप होते हैं दे आर सेकेंडरी फ्लोएम,
और हमको अभी अभी पता चला कि इनर वाले साइड पे जो कैम्बियम रिंग है वो ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, एक्टिव है। तो इसके कारण आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा इट विल बी मोर, it will be huge, more in number, more in amount. The cambial ring is more active on the inner side than on the outer. As a result, उसका result क्या होगा? Secondary xylem is produced, more secondary xylem is produced than secondary phloem and soon forms a compact mass. तो आपको ध्यान रखना है secondary xylem ज़्यादा बनता है। रीज़न क्या है सेकेंडरी जाइलम के ज़्यादा बनने का? क्योंकि जो कैम्बियम रिंग है, जो कैम्बियल की रिंग है, वो अंदर पित्त वाले साइड पे ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड कर रही है एज कम्पेयर टूवर्ड्स द पेरीफ्री। तो पित्त के साइड मोर डिवीजन होने के कारण जो होता है सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स ह्यूज या कॉम्पैक्ट मास बना लेता है। ओके चलिए, तो बहुत इजी कहानी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको एनाटॉमी क्लियर है, तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। Continued formation and accumulation of secondary xylem causes gradual crushing of primary and secondary phloem. अब आप देखो, जब कंटिन्यूसली ऐसे, मतलब आप इस तरीके से कोई समझ लो, आप बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हो। अब अगर यहाँ से किसी ने आपको धक्का दिया तो आप नीचे गिर जाओगे। आप पहाड़ पे हो, पहाड़ में आप किसी बिल्कुल चट्टान के किनारे पे खड़े हो और लोग और ऊपर आते जा रहे हैं और ऊपर आते जा रहे हैं और ऊपर आते जा रहे हैं। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा है कि ना, अगर इतना सा भी धक्का लगा तो आप सीधे गिरोगे खाई में। बस वही वाला सीन है यहाँ पे कि अंदर से सेल इतनी ज़्यादा डिवाइड होती जा रही है, वो भी दोनों डायरेक्शन में। तो जो पुरानी सेल्स थी, पुरानी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। अब हमारे पास टोटल कितनी टाइप की सेल्स हैं? अगर हम यहाँ से एक पिज़्ज़ा स्लाइस बना के डिस्कस करें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कैम्बियम की एक्टिविटी के बाद सबसे अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे अंदर यहाँ पे चला जाएगा प्राइमरी जाइलम। कौन चला जाएगा? और ये बना देती हूँ मैं कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम। उसके बाद में कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम तो बहुत जोर से डिवाइड कर रहा है। फिर यहाँ कौन मिलेगा? फिर यहाँ मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम और फिर यहाँ मिलेगा प्राइमरी फ्लोएम। समझ में आ रही है ना आपको बात? ये इस वाली वाइट वाली लाइन ने दोनों डायरेक्शन में यहाँ भी डिवीजन किया है, यहाँ भी डिवीजन किया है। नीचे साइड उसने बनाया सेकेंडरी जाइलम और ऊपर साइड उसने बनाया सेकेंडरी फ्लोएम। बाकी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम ये पहले से थे, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम से ही थे। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये इतना ज़्यादा बनता है, इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बनता है कि ये सारे प्राइमरी टिश्यूज़ को और इस सेकेंडरी फ्लोएम को भी ख़त्म कर देता है। तो देखो पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूड फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम कॉज ग्रेजुअल क्रशिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो बेचारा फ्लोएम तो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सेकेंडरी जाइलम ने सारा कुचल डाला, क्रश कर दिया उसको। However, primary xylem remains intact in or around the center. थोड़ा बहुत मास जो रह जाता है वो किसका रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जाइलम का। बाकी सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम को पूरी तरीके से क्रश कर देता है कौन? हमारा सेकेंडरी जाइलम। रीजन? क्योंकि कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी पित्त के साइड्स में ज़्यादा है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा फॉर्म होता है। बस यही एकमात्र इसका कारण है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना? तो चलो और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमें ये समझ में आएगा, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैग ऑफ पैरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अभी देखो, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के, ये एक जाइलम फ्लोएम है और ये दूसरा जाइलम फ्लोएम है। इनके बीच में यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट थी, तो आप इसे क्या बोल रहे थे? मेड्यूलरी रेस। आप इन्हें क्या बोल रहे थे? मेड्यूलरी रेस। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये सेकेंडरी जाइलम है और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये भी सेकेंडरी जाइलम है और ये सेकेंडरी फ्लोएम है, अब इसके बीच में फिर से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर आ गई या कुछ सेल्स वहाँ पे आ गई, तो अब आप इसे क्या बोलोगे? तो बहुत ईजी है, ये हो जाएंगी सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंक ऑफ पैरेन्काइमा which passes through secondary xylem। किसके थ्रू पास कर रही है? secondary xylem and secondary phloem in radial direction। radial direction का मतलब something like this, radial direction। और ये क्या है? these are secondary medullary rays। तो जो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में थी उन्हें बोला था मेड्यूलरी रेस। तो जो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में है उन्हें क्या बोल रहे हैं? उन्हें बोल रहे हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। क्या बोल रहे हैं उन्हें? सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। इजी, आगे बात समझ में? ओके चलिए, तो जब ये भी क्लियर है तो अब बढ़ जाते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं अबाउट वुड्स। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? वुड्स की। वुड्स क्या होती हैं? देखो,
जो जाइलम है ना, सेकेंडरी जाइलम सबसे ज्यादा बन रहा है, आपको समझ में आ चुका है, सबसे ज्यादा डोमिनेंटली जो डिवाइड हो रहा है सारे टिश्यूज में और उसके बाद जो बन रहा है वो होता है सेकेंडरी जाइलम। तो मेनली जिसको वुड बोला जाता है इट इज नथिंग बट द सेकेंडरी जाइलम। तो वुड वर्ड जो जनरली यहाँ पे यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, सेकेंडरी जाइलम के लिए। तो जो ये सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब ये होता क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम कितना डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, उसके को अफेक्ट करते हैं कई सारे फैक्टर। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं, सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब प्लांट रिलेटेड फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसा मौसम है, स्प्रिंग का मौसम है तो क्या होगा, विंटर है तो क्या होगा, मतलब जो एनवायरमेंट है वो फ्लक्चुएशन कर रहा है कैम्बियम की एक्टिविटी में कि कैम्बियम किस तरीके से काम करेगी। आ रही है आपको बात समझ, है ना। तो अब देखो उसी के बेसिस में यहाँ पे दो टाइप के वुड हो गए इन स्प्रिंग सीजन। अब पहले हम स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग में जो कैम्बियम होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। कैसी होती है, कैम्बियम इज़ वेरी एक्टिव। अब आप खुद से सोचो, अगर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव है तो सेकेंडरी जाइलम्स जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे कि कम। बट ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो प्रोड्यूस मेनी जाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज। बहुत ज़्यादा जाइलम प्रोड्यूस होगा। और जाइलम के चार कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वेसल्स, ट्रेकीज और जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इतनी सब चीज़ें होती हैं जाइलम के एलिमेंट्स। तो जो ये जाइलम प्रोड्यूस होगी सेकेंडरी जाइलम, उसमें जो वेसल्स होंगी, वेसल्स की कैविटी कैसी होगी, बहुत चौड़ी होगी, बहुत बड़े बड़े साइज की वेसल्स प्रोड्यूस होंगी। जो सेकेंडरी जाइलम की वेसल्स होंगी उनकी कैविटी बहुत ज़्यादा वाइड होगी, वाइड। समझ में आ रही है आपको। तो स्प्रिंग में आप ध्यान रखो कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा जाइलम प्रोड्यूस करती है और उस जाइलम के जो वेसल्स होते हैं उनका जो लूमन होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी वाइड होता है। दिस वुड इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड। इस वुड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। इट इज लाइटर इन कलर एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी। अब किस कलर की होती है, लाइट कलर की होती है और उसकी डेंसिटी भी कम होती है। क्यों होती है भाई, इतने बड़े बड़े कैम्बियल वेसल एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप खुद सोचो ना, जब इतने बड़े बड़े अंदर की स्पेस इतनी ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कैसे हो जाती है, कम, और कलर भी कैसा हो जाता है, लाइट कलर। तो स्प्रिंग वुड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हुई, क्या क्या है स्प्रिंग वुड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होती है तो ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें ज़्यादा वेसल्स प्रोड्यूस होते हैं। वेसल्स की लूमन कैसी होती है, काफ़ी वाइड लूमन वाली वेसल्स होती हैं। साथ ही साथ इनकी कलर कैसा होता है, लाइट कलर की होती हैं और इनकी डेंसिटी भी कम होती है। अब इन सब बातों का उल्टा कर दो तो बन जाएगी ऑटम वुड। इन सारी बातों को उल्टा कर दो तो कौन सी वुड बन जाएगी, तो बन जाएगी ऑटम वुड। तो चलो देख लेते हैं ऑटम वुड में क्या होगा इन विंटर। अब विंटर्स में वो हो गई स्प्रिंग के बाद, अब हम बात कर रहे हैं विंटर्स की। कैम्बियम इज लेस एक्टिव, वहां पे कैम्बियम मोर एक्टिव, यहाँ पे कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स। अब जब लेस एक्टिव है तो कम जाइलम बनाएगी, कम जाइलम बनाएगी तो जो वेसल्स होंगे उनमें कैसे होंगे, नैरो वेसल्स होंगे, वेसल्स पतले पतले होंगे, नैरो वेसल्स होंगे। द वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। अब इस वुड को आप क्या बोलोगे, ऑटम वुड या फिर लेट वुड। उसको आप बोल रहे थे स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड, इसको बोलते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड। इट इज डार्कर इन कलर एंड हाई डेंसिटी। अब जब पतले पतले लूमन होंगे, पतले पतले वेसल्स होंगे तो बहुत सारे होंगे ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज, तो डार्क कलर के दिखेंगे और साथ ही साथ में कैसा, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो दे अपीयर डार्कर इन कलर एंड हैज़ हायर डेंसिटी, डेंसिटी भी होगी इनकी ज़्यादा। अब आपको समझ में आ गया दो टाइप के सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो हमारे जो ऑटम में प्रोड्यूस हो, जो विंटर्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर द ऑटम वुड। जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर द स्प्रिंग वुड। एक डार्क कलर के हैं, एक लाइट कलर के हैं। तो अब क्या होता है, दीज टू वुड्स अपीयर एज ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब समझो, जैसे अभी आया 2000 एंड सपोज 2014 चल रहा था, 2014 चल रहा था, तो 2014 में एक बार जब स्प्रिंग आया होगा तो एक स्प्रिंग वुड डेवलप हुई और फिर ऑटम आया होगा तो एक बार ऑटम वुड डेवलप हो गई। ठीक है, अब आया 2015,
तो 2015 में फिर से एक बार लाइट कलर की स्प्रिंग वुड डेवलप हो गई, फिर से डार्क कलर का हमारा डेवलप हो गया कौन सा, ऑटम वुड। ठीक है, अब 2016 आया तो अगेन स्प्रिंग एंड ऑटम। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, हर साल एक स्प्रिंग वुड, क्योंकि एक स्प्रिंग सीजन आएगा एक ऑटम सीजन आएगा, तो एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ऐसे ऑल्टरनेट बैंड्स डेवलप होते जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और ऑल्टरनेट रिंग्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखती हैं डार्क लाइट कलर की, इन्हें हम बोलते हैं एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग। और इन एनुअल रिंग से हम किसी भी प्लांट की एज पता कर सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये कितना पुराना है। कैसे पता करोगे, सपोज उसमें डार्क लाइट 15 दिख रहे हैं, 15 आपको डार्क लाइट दिख रहे हैं, तो मतलब वो 15 बार ऑटम स्प्रिंग झेल चुका है 15 टाइम्स। तो उस प्लांट की एज कितनी हो गई, 15 ईयर्स। समझ में आ गई आपको। तो ये ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स देख के हम प्लांट की एज का एस्टिमेशन लगा सकते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स किसके कारण बनती हैं, ड्यू टू ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड के कारण फॉर्म होती है हमारी एनुअल रिंग्स। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो जब आपको अब ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड क्लियर है तो हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वुड में, विच इज हार्टवुड एंड सैप वुड। तो वुड में ही अगेन वुड इज डिस्कशन इज अबाउट सेकेंडरी जाइलम ओनली। अगर वुड का डिस्कशन चल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं सीन में अभी कौन है, सेकेंडरी जाइलम है। तो सेकेंडरी जाइलम की अगर हम बात करें तो इसमें एक और कैटेगरी होती है हार्टवुड एंड सैपवुड। अब हार्टवुड क्या है, हार्ट से आप याद रखिए हार्ड, हार्ट से क्या याद रखिए आप, हार्ड। It is the hard, dead, dark, brown color, highly lignified and non-functional central part of the secondary xylem of the old trees. अब जो secondary xylem है वो old trees में middle में सेंटर में काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वो बहुत ज्यादा ब्राउन कलर का हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, और अब सिर्फ और सिर्फ उसका काम जो रह गया वो रह गया प्लांट को सपोर्ट करना। उसमें से वाटर का कंडक्शन नहीं होगा। सेकेंडरी जाइलम था ना, अल्टीमेटली तो जाइलम था, तो उसका काम क्या था, वाटर को कंडक्ट कराना। लेकिन उसमें इतना डिपोजिशन हुआ, इतना लिग्निन आके इकट्ठा हुआ कि अब वो कंडक्शन के लिए तो कहीं ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रह गया। तो हार्टवुड वही पार्ट, हार्ड पार्ट होता है प्लांट का जो सेंटर में एक्यूमुलेट होता है। तो ये क्या होता है, द डार्क कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें आके डिपॉजिट हो रहे हैं, जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस और साथ में एसेंशियल ऑयल एटसेट्रा। These substances make it hard, durable and resistant to the attacks of microorganisms and insects. तो सोचने वाली बात यह है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो रहा है, तो उसका सिर्फ एकमात्र रीज़न कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें आगे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। और जब हार्ड हो जा रहा है, अब जब वो वाटर का कंडक्शन करने के लिए नहीं रहा काम का, तो अब वो क्या काम करेगा, इट नाउ विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। स्टेम को जो हार्ड बनाएगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब वो हार्टवुड वो काम करेगा, क्योंकि कंडक्शन में तो उसका रोल रह नहीं गया। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इट बिकम हार्ड एंड डेड। ओके, तो हार्टवुड का फंक्शन आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया हार्टवुड क्या होता है। तो अब जब हार्टवुड क्लियर है तो अब डिस्कस कर लेते हैं सैपवुड। सैपवुड जो होता है वो सेंटर नहीं, कोने का पार्ट है, पेरिफेरी का पार्ट है। तो इट इज द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम है, उसमें जो कॉर्नर्स का पार्ट है, सेंट्रल वाला तो हार्डवुड हो गया, ठीक है, डिपोजिशन के बाद हार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, और जो कॉर्नर के पार्ट बचे जिसमें डिपोजिशन नहीं है, जो एक्चुअल में वाटर के कंडक्शन में हमें हेल्प करने वाला है, वो हो जाएगा सैपवुड। तो सेकेंडरी जाइलम का पेरिफेरल रीजन साथ ही साथ में लिविंग है और लाइट रेन कलर है। लाइट कलर का क्यों है, क्योंकि उसमें अभी कुछ भी डिपोजिशन नहीं है, इसलिए ना ही वो डेड हुआ और ना ही वो डार्क कलर का हुआ, ना ही वो हार्ड हुआ। It is living, it is lighter in color and it is not that hard. फंक्शन क्या होगा, conducts water and minerals from root to leaf। जो जाइलम का एक्चुअल फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा हमारा सैपवुड। कौन परफॉर्म करेगा, सैपवुड। तो क्लियर हुआ आपको हार्डवुड, सैपवुड, और एक क्लासिफिकेशन जो था वो था ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। तो जो सेकेंडरी जाइलम है उसके दो टाइप से हमने क्लासिफिकेशन करे, फर्स्ट इज ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड एंड सेकंड इज हार्डवुड एंड सैपवुड। ये जो सेंटर में ब्राउन एक्यूमुलेशन आपको दिख रहा है, दिस इज द हार्डवुड, एंड जो कॉर्नर्स में येलोइश है, ठीक है, विच इज समवॉट लाइटर इन कलर, इट इज द
सैप वुड, जो एक्चुअल में कंडक्शन करेगा मिनरल्स का। तो हियर वी आर डन विथ वैस्कुलर कैम्बियम। यहाँ तक हमने पढ़ के सारा खत्म कर लिया। कौन सा कैम्बियम? वैस्कुलर कैम्बियम। पढ़ क्या रहे थे? याद करो, पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे लो, पीछे वापस हो। तो हम पढ़ रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या पढ़ रहे हैं हम? लेटरल मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम जो करवाता है सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें दो टाइप के कैम्बियम होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम हमने पढ़ लिया है। तो अब बारी किसकी है? अब आपको समझ में आ गया है। तो अब बारी है कॉर्ड कैम्बियम की। किसकी? कॉर्ड कैम्बियम। कॉर्ड कैम्बियम का दूसरा नाम होता है फेलोजन। क्या नाम होता है? फेलोजन। उसके नाम से समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान दो। तो कॉर्ड कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा? वैस्कुलर कैम्बियम के नाम से समझ में आ रहा था कि वो प्रेजेंट होगा बिटवीन वैस्कुलर बंडल। तो वैसे ही कॉर्ड कैम्बियम पे भी थोड़ा सा जोर दो तो आपको समझ में आएगा कि कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट होगा इन द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स रीजन होता था ना, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता था, आप बाहर से अंदर आना शुरू करते हो किसी भी टिश्यू में, तो सबसे पहले आउटर साइड आपको मिलती है एपिडर्मल लेयर, देन सेकंड नंबर पे आपको मिलता है कॉर्टेक्स की बहुत सारी मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स, देन आपको मिलेगा एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स एंड देन पिथ। इस ऑर्डर में आपको चीजें मिलती थी। तो जो कॉर्ड कैम्बियम है वो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स की लेयर्स में। किस में प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो एज द स्टेम इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम, द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन। खुद सोचो, जब अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा बाहर की तरफ, तो जो कॉर्टेक्स की लेयर है, आउटर कॉर्टेक्स और एपिडर्मल लेयर, वो टूटेंगे कि नहीं? अंदर से आपको कोई धक्का मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कितनी देर तक रेजिस्ट करोगे? अल्टीमेटली तो फिका जाओगे ना बाहर, होगा, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही हो रहा है, अंदर से वो सेल इतनी जोर से डिवाइड करे जा रही है कि बाहर की एपिडर्मल लेयर और जो कॉर्टेक्स की लेयर है वो क्रश ऑफ हो रही है, धीरे धीरे करके वो कैसी हो रही है? टूट रही है। टू रिप्लेस इट एंड प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, अब उनको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि वैस्कुलर कैम्बियम अंदर से बैंड बजाया जा रहा है और वो बेचारा झेलते जा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। तो टू रिप्लेस इट एंड प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप्स इन कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में एक दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होता है, जिसे हमने क्या बोला? जिसे हमने बोला कॉर्ड कैम्बियम और फेलोजन। कॉर्ड कैम्बियम और द फेलोजन, नाम याद रखना, कॉर्ड कैम्बियम या फिर फेलोजन। तो कौन से वाले रीजन में रहता है? ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है हमारा कॉर्ड कैम्बियम। अब ये करता क्या है तो देख लेते हैं क्या करता है। फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक, इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। तो दो लेयर से मिलकर बना है जो फेलोजन है, पूरा कॉर्ड कैम्बियम है। कैसा है भाई? आपने देखा नैरो थिन वॉल्ड उसकी सेल्स हैं और रेक्टेंगुलर शेप की सेल से मिलके वो पूरा कॉर्ड कैम्बियम है वो बना हुआ है। ठीक है, चलो बना हुआ है। अब करता क्या है? फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड। वैसे ही जैसे वैस्कुलर कैम्बियम अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में डिवाइड कर रहा था, सिमिलरली ये जो कॉर्ड कैम्बियम है ये भी दोनों डायरेक्शन में डिवाइड करेगा। इट विल डिवाइड ऑन इनर साइड एज वेल एज ऑन द आउटर साइड। तो जो कॉर्ड कैम्बियम है वो हमारे पिथ की तरफ और टुवर्ड्स पेरिफेरी एपिडर्मल लेयर की तरफ भी डिवाइड करेगा। अब होता क्या है? आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क। ये देखो, ऐसे समझो, ये जो मिडल की लेयर है ये क्या है? हमारा कॉर्क कैम्बियम, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फेलोजन। फेलोजन। अब ये इस तरफ भी डिवाइड करेगा बाहर की तरफ और इस तरफ भी डिवाइड करेगा अंदर की तरफ। जो ये बाहर की तरफ डिवाइड करके न्यू सेल की लेयर बनाता है, these new cells are known as cork. These are known as cork or phellum. These are known as cork or phellum. और सिमिलरली जो ये अंदर के साइड बना देता है जो सेल्स डिवीजन करके, उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और द फेलोडर्म। क्या बोलते हैं उसे? और द फेलोडर्म। समझ में आ रही है आपको बात? तो बीच में कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, जो बाहर के साइड वो डिवाइड करता है, आउटर साइड डिफरेंशिएशन, तो वो बना लेता है कॉर्क या फिर फेलम। और जो वो अंदर के साइड पे डिवाइड करता है टुवर्ड्स पिथ, इनर साइड डिफरेंशिएट, तो वो क्या बना लेता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और द फेलोडर्म। क्या क्या बना लेता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और द फेलोडर्म। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस। और जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं उनका नेचर क्या है? दे आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर।
द कॉर्क इज impervious to water and due to suberin deposition in the cell wall. अब ये जो कॉर्क है, जो आउटर वाली लेयर है, ये कैसी है, इसमें डिपोजिशन हो गया है एक मटेरियल का विच इज नोन एज सुबेरिन, विच इज नोन एज सुबेरिन. तो सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण जो कॉर्क होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है. वो पानी को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा, वो रेजिस्ट कर देगा कि नहीं जाओगे, पानी तो मैं नहीं जाने देंगे. समझ में आ रही है बात? तो आपको अभी तो ये क्लियर रहना चाहिए. कॉर्क आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं फेलम. कॉर्क कैम्बियम मिडिल लेयर हो गई, ठीक है, मतलब मिडिल इन द सेंस कॉर्क कैम्बियम से ये बना है, तो कॉर्क कैम्बियम इज फेलोजन. ऊपर वाली लेयर हो गई कॉर्क विच इज नोन एज फेलम, और अंदर वाली लेयर हो गई सेकेंडरी कॉर्टेक्स विच इज नोन एज फेलोडर्म. अब ये जो फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के एक टर्म दिया जाता है जिसे अभी हम देखते हैं क्या होता है. बाकी अभी तो याद रखो कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है कॉर्क में, जिसके कारण कैसे हो जाता है कॉर्क, इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म इज इक्वल्स टू पेरीडर्म. इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पेरीडर्म. तो फेलोजन क्या है, इज द कॉर्क कैम्बियम. फेलम क्या है, कॉर्क. फेलोडर्म क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ये बाहर वाला लेयर है और ये अंदर वाला डिफरेंशिएशन वाले लेयर है. क्लियर हो गया? अभी तक मतलब इजी है, कुछ भी ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है. Due to activity of cork cambium, pressure builds up on the peripheral layers and they die and sludge off. अब कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जो बाहर वाली सेल्स हैं, पेरिफेरल सेल्स की लेयर्स हैं, पेरिफेरल है ये, पेरिफेरल लेयर्स, एंड दे डाई एंड स्लज ऑफ. अब वो सेल्स खत्म हो गई, हट गई वहाँ से, मतलब धीरे धीरे करके वो बाहर वाली जो सेल्स थी उनकी डेथ होने लगती है. अब वो धीरे धीरे करके जब उनकी डेथ होती है और वो हटती है तो वहाँ पर क्या होता है देखते हैं. अब एक कंसेप्ट समझते हैं जिसका नाम होता है बार्क. क्या होता है इसका नाम, बार्क. आपने बहुत सुना है ना, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है बार्क. क्या होता है स्टेम के ऊपर, जो छाल प्रेजेंट होती है, जिसको यूं करके ऐसे आप कभी कभी निकाल लेते हो खेल में, ब्राउन कलर का हार्ड सा सब्सटेंस जो कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होता है, ब्रेक्ड रहता है बीच में, उसी को हम कहते हैं बार्क. तो बार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. A non-technical term refer to all the tissues, periderm and secondary phloem outer to vascular cambium. Vascular cambium के बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ आ जाता है बार्क के अंदर. उन्होंने एक सीधी सिंपल डेफिनेशन दे दी बार्क की कि वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी कुछ है वो सब कुछ बार्क है. तो अब आप मुझे बताओ वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या क्या है. सबसे पहले आपको मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम. क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम तो ऑलमोस्ट क्रश हो चुका है. फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर आपको मिल जाएगा कॉर्क कैम्बियम, फिर आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर कॉर्क या फिर फेलम, और लास्ट में एपिडर्मल टिश्यू जो कैसी हो रखी है, जो हमारी स्लज ऑफ हो चुकी हैं. तो अंदर से अगर बाहर जाएं तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आपको मिलेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर आपको मिलेगा कॉर्क कैम्बियम और लास्ट में आपको मिलेगा कॉर्क. तो इन चारों लेयर्स को मिला के बोल दिया जाता है बार्क. क्या बोल दिया जाता है, बार्क. और उसमें से भी आपको पता है अगर मैं इन तीनों को मिला लूँ, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है पेरीडर्म. क्या बोला जाता है, पेरीडर्म. तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए बार्क क्या होता है, बार्क छाल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पेरीडर्म प्लस secondary phloem is referred to as bark. It is of two type, early और soft bark. जो पहले बनेगी वो हो जाएगी early और soft bark, तो it is formed early in the season. और जो बाद में बनेगी later और the hard bark, it is formed towards the end of the season. जो पहले फॉर्म हुआ, ठीक है, जो कैम्बियम ने पहले डिवाइड किया, it is the early bark, और जो कैम्बियम ने बाद में डिवाइड किया, that is the hard bark. तो अच्छा एक कंसेप्ट आप यहाँ पे और बना सकते हो, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है वुड. क्या बनता है, वुड. और हमारे इस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है बार्क. क्या बनता है, बार्क. तो ये वाला थंब रूल या कंसेप्ट आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं. तो बार्क आपको समझ में आ गया क्या होता है. अब हम बात कर लेते हैं लेंटी सेल्स की. जो सेल्स अभी मैंने बोलते हैं ना स्लज ऑफ, बाहर की सेल्स टूट फूट हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है. तो देखो, at certain region, phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer sides. These cells rupture epidermis, forming a lens-shaped opening called the lenticels.
अब सेल्स अंदर से इतनी ज्यादा डिवाइड करे जा रही है, तो जो एपिडर्मिस है वो बेचारी कब तक ऐसे करके रेजिस्ट करेगी, एक टाइम पे वो क्रैक आ जाता है, उसमें टूट जाती है वो। जब वो क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाती हैं, तो उसमें लेंस शेप की ओपनिंग बन जाती है। कैसी ओपनिंग? लेंस शेप की ओपनिंग बन जाती है। और ये जो लेंस शेप की ओपनिंग होती है, इन्हें हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, जो एपिडर्मल लेयर से जो स्लज ऑफ हो गई है, जो अंदर के प्रेशर बिल्टअप के कारण टूट रही हैं, वो लेंस शेप की ओपनिंग के फॉर्म में ओपन हो जाती हैं, और उन्हें हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। दे अकर इन मोस्टली वुडी ट्रीज, जो मोस्ट ऑफ द वुडी ट्रीज हैं उसमें ये होती हैं लेंटिसेल्स। एंड फंक्शन अगर हम बात करें लेंटिसेल्स का, तो लेंटिसेल्स परमिट गैशियस एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। तो अगर लीफ की बात करते हैं, उसमें तो स्टोमेटा होता है, छेद होते हैं ना लीफ में, स्टोमेटा, गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन स्टेम को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, स्टेम को भी तो फ्रेश एयर चाहिए ना, तो वो चीज पॉसिबल हो पाती है थ्रू लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स से गैशियस एक्सचेंज हो पाता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, इजी है ना? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लेंटिसेल्स क्या है, बार्क क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो रूट्स में बहुत ही कम कंडीशंस में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसमें कैसी ग्रोथ होगी? इन डाइकॉट रूट, वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, इट इज टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। वैस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं अगर हम स्टेम में, तो आप बोलोगे मैम क्या वो प्राइमरी था? आप प्राइमरी नहीं था वो, लेकिन वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट था, तो समवॉट इट इज प्राइमरी इन ओरिजिन। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं रूट्स की, मोनोकॉट रूट में तो होगी ही नहीं, डाइकॉट रूट में थोड़ी बहुत सेकेंडरी ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। उसमें भी जो वैस्कुलर कैम्बियम है, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। मतलब प्राइमरी स्टेजेस ऑफ लाइफ में कैम्बियम जैसा कुछ होगा ही नहीं, जो कुछ होगा वो बाद में ही होगा। It originates from the tissue located just below the phloem bundles, a portion of pericycle above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring. It later becomes circular. अब आपने रूट की एनाटॉमी डिस्कस करी है, तो रूट की एनाटॉमी डिस्कस करी है, तो आपने वहाँ पे देखा था फ्लोएम है, जाइलम है, सब कुछ है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, ठीक है, अबव द प्रोटोजाइलम। अब जाइलम दो टाइप का होता है ना, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, उसमें प्रोटोजाइलम बाहर साइड होता है, एग्जार्च कंडीशन होती है रूट्स में। तो जब प्रोटोजाइलम बाहर साइड है और फिर फ्लोएम होगा, तो उनके बीच में डेवलप होना स्टार्ट होता है हमारा कौन? सेकेंड, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है। सपोज दिस इज प्रोटोजाइलम, यहाँ पे होगा मेटाजाइलम और फिर यहाँ पे होगा फ्लोएम। तो इस वाली लोकेशन पे डेवलप होना स्टार्ट होगा वैस्कुलर कैम्बियम। और जब स्टार्टिंग में वैस्कुलर कैम्बियम रूट्स में डेवलप होता है, तो वो एक वेवी रिंग बनाता है। इट वाज नॉट कंप्लीटली सर्कुलर, रादर इट फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग। वेवी रहती है वो रिंग, बट लेटर ऑन इन लाइफ इट बिकम्स सर्कुलर, और फिर उसके बाद की एक्टिविटी सिमिलर होगी। तो यहाँ पे मेन जो होता है वो होता है कि कैसे कैम्बियल रिंग बन रही है। तो कैम्बियल रिंग यहाँ पे कहाँ पे डेवलप हो रही है? बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड फ्लोएम। और ये रिंग पहले कैसी होती है? वेवी होती है नेचर में, और उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस सर्कुलर रिंग बन जाती है। जो लेटर ऑन इवेंट्स हैं वो पूरे सिमिलर होते हैं, जो अभी हम स्टेम में पढ़ के आ चुके हैं। समझ में आ गई आपको बात? इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, और कुछ बातें देख लो। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डाइकॉट स्टेम। तो आगे के इवेंट डाइकॉट स्टेम के साथ में उसी के जैसे होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट्स। तो ये बात बहुत अच्छे से पहले ही समझा दी है मैंने। मोनोकॉट्स में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ का नाम मत ले देना। डाइकॉट्स में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट्स में नहीं होती। पहला तो रूल यही पता होना चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। और लास्टली जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। हम भले ही पढ़ एंजियोस्पर्म्स के बारे में सब कुछ रहे, लेकिन आप ध्यान रखिए जिम्नोस्पर्म्स आल्सो शो कैसा? सेकेंडरी ग्रोथ। सो हियर वी आर डन विद द चैप्टर नेमिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना? कोई भी कुछ सजेशन हो तो वो बता दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।